हाय गाइस, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं INISS प्लास्टिक सर्जरी के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ आप ये समझना चाहिए आपको कि आप अराउंड 150 कैंडिडेट्स के साथ ही कॉम्पीट कर रहे हैं। बहुत कम लोग एग्ज़ाम देते हैं। इट इज़ वेरी मच डूएबल एग्ज़ाम। आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिए। अराउंड 30 सीट्स रहती हैं एम्स के अंदर, पूरे INI के अंदर। इट इज़ वेरी मच डूएबल। और अभी भी अगर आप आज भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो अराउंड 20 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के। तो एक ब्रॉड स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ कि आपको हाउ शुड यू प्रोसीड। तो सबसे पहले अपने को ये जानना है कि देयर विल बी 80 क्वेश्चंस, ठीक है। उस 80 क्वेश्चंस में से 20 से 25 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो जनरल सर्जरी से रहेंगे। अराउंड 50 से 55 क्वेश्चन जो हैं वो प्लास्टिक सर्जरी के रहेंगे। और अराउंड 2 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपको स्टैटिस्टिक्स से पूछेंगे या फिर एनेस्थीसिया से पूछेंगे। यूजुअली ऐसा पूछते हैं वो लोग, ठीक है। तो जैसे कि 20 दिन है तो आपको कैसे टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये समझने की कोशिश ये करो कि आपको 80 में से लेट से 50% मार्क्स आपको लाने होते हैं टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। दैट इज़ 40 मार्क्स। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। दैट मीन्स आपको मिनिमम 50 क्वेश्चंस जो हैं INI में सही करने हैं, तभी आप स्टेज 1 में क्वालिफाई करेंगे। अभी 50 क्वेश्चंस अपन कैसे सही करेंगे, आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो इस 80 क्वेश्चंस में से 2 से 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जो आपके एनेस्थीसिया से आते हैं या स्टैटिस्टिक्स से आते हैं, है ना। अगर आप पूरा एक दिन डेडिकेट करते हैं 8 से 10 घंटे, तो दिस शुड नॉट बी द प्रॉब्लम। आप आराम से ये सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स एकदम जनरल MBBS के लेवल का आता है। आप कोई सा भी नोट्स कहीं से भी अवेलेबल हो, 15-20 पेज का जो नोट्स रहता है भाई, अच्छे से एक बार वो पढ़ लेंगे तो यू विल डू दिस। और जो एनेस्थीसिया के क्वेश्चंस आते हैं वो भी एकदम बेसिक से आते हैं। चाहे 11 बेली का आप एनेस्थीसिया का चैप्टर पढ़ लें या फिर कोई भी आपके पास नोट्स अवेलेबल एनेस्थीसिया के वो आप पढ़ लें। नीट PG के लेवल के, इससे ऊपर के नहीं आते हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसमें से 20 से 25 क्वेश्चंस जो हैं they are going to be from general surgery. When I say general surgery, it includes so many subspecialties as well. तो one thing I want to communicate कि जैसे कि 20 से 25 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो बहुत सारी स्पेशलिटीज़ ऐसी हैं जिनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। प्लस किसी एक सब स्पेशलिटी के अंदर भी इतने सारे चैप्टर्स हैं कि बहुत सारे चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अपने को बहुत ही स्मार्टली प्रिपेयर करना है, अपने टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अपना प्राइमरी फोकस जो है वो प्लास्टिक सर्जरी के 50 से 55 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें अपन कैसे टाइम देंगे? पहली बात, अपने पूरी प्रिपरेशन का 25 से 30% टाइम आपको जनरल सर्जरी के लिए देना है। इसकी वजह ये है कि 20-25 क्वेश्चंस में से 10-12 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो वेरी इजी होंगे। आपने अगर MBBS किया है तो आप सही कर देंगे। और अराउंड 10 से 12 क्वेश्चंस जो रिमेनिंग हैं उसमें से 8 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपका प्राइमरी टारगेट होना चाहिए, क्योंकि 4-5 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आप कितना भी पढ़ लें, ब्लवन बेली, सेबिस्टन, श्वार्ट्स, तो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो आपका पूरा का पूरा फोकस इन 8 क्वेश्चंस को सही करने का है। तो इस 8 क्वेश्चन को सही करने के लिए आप पूरी प्रिपरेशन में 19 डेज़ में आप, मैं बोलता हूँ कि आप अराउंड 20 से 25% टाइम, दैट इज़ रोज़ का 2.5 से 3 घंटा जो है आप जनरल सर्जरी की प्रिपरेशन के लिए दें। बस इससे ज़्यादा ना दें। इसमें आप 8 क्वेश्चंस जो हैं कर सकते हैं। तो अपना टारगेट ये है कि 20-25 क्वेश्चन में से अराउंड 18 क्वेश्चंस जो हैं अपन सही कर लें जनरल सर्जरी के, विच इज़ वेरी मच डूएबल, कंसिडरिंग कि अपन मान के चल रहे हैं कि आप एनेस्थीसिया और स्टैटिस्टिक्स के 2-3 क्वेश्चंस आराम से सही कर रहे हैं। तो अभी जनरल सर्जरी में से क्या क्या पढ़ना है, बहुत सारी सब स्पेशलिटीज़ अपने आप में हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फेवरेट हैं लेकिन लोग उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, वो इम्पोर्टेंट है कि पीडियाट्रिक सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स का फेवरेट है। उसमें से भी पर्टिकुलरली पीडियाट्रिक यूरोलॉजी एंड ऑफ कोर्स पीडियाट्रिक GIT बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा CVTS, और तीसरा ब्रेन के ट्यूमर्स। मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप ब्लैंक हो जाएंगे मोस्ट लाइकली। वहाँ पे आपका एक भी क्वेश्चन सही नहीं होगा। जो GIT वाला पार्ट है वो अपन MS में कुछ ना कुछ इतना पढ़ लेते हैं कि अपन गैस करके 70% क्वेश्चन ऐसे ही सही कर लेंगे। तो अपना फोकस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडियाट्रिक सर्जरी, पर्टिकुलरली पीडियाट्रिक यूरोलॉजी एंड ऑफ कोर्स GIT, CVTS, ब्रेन ट्यूमर्स। उसके बाद इफ़ टाइम परमिट्स दैट इज़ अडल्ट का यूरोलॉजी, और उसके बाद GIT के अंदर हिपेटोबिलियरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें भी गॉल ब्लैडर, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न उनका फेवरेट है एम्स का, ठीक है।
और उसके बाद इंटेस्टाइन स्मॉल एंड लार्ज, इनके सब के ट्यूमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एनोरेक्टल ट्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ कोर्स इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। ये चीज़ पे आप फोकस करेंगे तो आप 20-25 में से आराम से 18 क्वेश्चन सही करने की काफ़ी चांसेस हैं। इसके अलावा अब रिमेनिंग टाइम में आप कोशिश कीजिए कि जनरल सर्जरी ब्रॉड एज अ ब्रॉड अराउंड 1000 क्वेश्चन आप कोई भी सोर्स, डजेंट मैटर, आप वट एवर कोचिंग या कोई बुक या फिर जो भी सोर्स अवेलेबल, आप कोशिश कीजिए कि जनरल सर्जरी एज अ ब्रॉड 1000 क्वेश्चन कीजिए। दैट इज़ लाइक अराउंड आई वुड से कितना 50 क्वेश्चन रोज़ के करेंगे तो नेक्स्ट 20 दिन में हो जाएंगे। तो दैट शुड बी इनफ फॉर दिस जनरल सर्जरी पार्ट। तो अपना प्राइमरी फोकस जो है वो है अपना प्लास्टिक सर्जरी विच इज़ 50 to 55 क्वेश्चंस। तो इसमें आपका टारगेट है कि आप कम से कम 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चंस करेक्ट करें। तो पूरा तो पढ़ नहीं सकते, अभी 19 दिन बचे, 19 डेज। तो हाउ विल वी प्रोसीड? सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रैब एंड स्मिथ का एक यूनिट 1 है। मैं ये नहीं बोल रहा आप ग्रैब एंड स्मिथ पढ़ें, लेकिन यूनिट 1 में जितने भी चैप्टर्स हैं मैं चाहता हूँ कि आप उनके बारे में अच्छे से पढ़ लें। उस ग्रैब एंड स्मिथ के यूनिट 1 में 2 चैप्टर स्टेटिस्टिक्स के भी हैं, तो वो भी आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। हालांकि वहाँ से बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, बट आप देख सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ग्रैब एंड स्मिथ वैसे पूरी पढ़ना भी पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन आप ग्रैब एंड स्मिथ के हर चैप्टर के बिगिनिंग में 4 से 5 बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं वो, और हर चैप्टर के एंड में अराउंड 3 से 5 MCQ दिए हुए हैं वो। ये आप ज़रूर कर लें। अराउंड 100 चैप्टर हैं, 100 चैप्टर्स, तो ये ज़रूर कर लें आप। दैट विल बी लाइक अराउंड 300 to 500 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे यहाँ से। ग्रैब एंड स्मिथ के हर चैप्टर के एंड में 3 से 5 MCQ दिए हुए हैं, क्लिनिकल बेस्ड एंड फैक्ट बेस्ड, प्लस बुलेट पॉइंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी उसके बाद यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको कहाँ पर पर्टिकुलरली फोकस करना है वो है बर्न, जिसके अंदर उसका एक्यूट बर्न का मैनेजमेंट, फ्लूइड वाला पार्ट, उसके बाद SIRS सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, उसके बाद बर्न का रिकंस्ट्रक्शन, पर्टिकुलरली नेक रिकंस्ट्रक्शन एंड अपर लिम का रिकंस्ट्रक्शन। सीक्वेंस पूछते हैं बहुत बार, पहले क्या रिकंस्ट्रक्ट करोगे वगैरह वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ब्रेस्ट फेवरेट टॉपिक है एम्स का फॉर सम रीज़न। ब्रेस्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एम्स। इसके अंदर डिफरेंट एक तो ओंकोप्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट का, कौन कौन से फ्लैप्स अवेलेबल हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो। उसके बाद ब्रेस्ट के अंदर गायनेकोमेस्टिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें पर्टिकुलर उसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है गायनेकोमेस्टिया का। उसके बाद ब्रेस्ट का रिडक्शन कैसे करते हैं, हाइपोट्रोफिक ब्रेस्ट के अंदर रिडक्शन के अंदर क्या क्या सर्जरीज अवेलेबल हैं, आपको नाम पता होना चाहिए और एक थीम पता होना चाहिए बेसिक सर्जरी का, एक लाइन में एटलीस्ट। इसके अलावा कंजेनाइटल ब्रेस्ट के कुछ इश्यूज़ रहते हैं, तो आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, बट आपको थीम पता होना चाहिए, प्रिंसिपल पता होना चाहिए। अगर कोई क्लासिफिकेशन है तो वो पता होना चाहिए, इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, और मैनेजमेंट का थीम पता होना चाहिए, जिसमें अगर कोई नेम्ड सर्जरी है तो वो नेम्ड सर्जरी पता होना चाहिए। और पर्टिकुलरली सबसे इंपॉर्टेंट है, आप पूरे प्लास्टिक सर्जरी में कहीं से भी पढ़ें, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसका ब्लड सप्लाई आपको पता होना चाहिए। आप ऑफकोर्स पूरा ग्रैब एंड स्मिथ नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हर चैप्टर में जो भी रिकंस्ट्रक्शन के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनकी टेबल दी हुई है, और उस टेबल में लास्ट कॉलम है ब्लड सप्लाई का। तो आई वॉन्ट यू टू नो कि हर मतलब टेरिटरी का रिकंस्ट्रक्शन के ऑप्शन क्या क्या हैं और हर फ्लैप का ब्लड सप्लाई क्या है, इतना आपको पता होना चाहिए। उसमें से अगर कोई नेम्ड है साइंटिस्ट के नाम का तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बर्न और ब्रेस्ट के बाद इंपॉर्टेंट है हेड एंड नेक, उसमें से पर्टिकुलरली ओरल मैलिग्नेंसी की रिकंस्ट्रक्शन। ओरल मैलिग्नेंसी के बाद रिकंस्ट्रक्शन के क्या क्या ऑप्शंस हैं, अगेन उनकी ब्लड सप्लाई क्या क्या है फ्लैप की, ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। उसके अलावा फिर फेशियल फ्रैक्चर्स पता होने चाहिए, फ्रंटल बोन का फ्रैक्चर, मैक्सिला का फ्रैक्चर, मैंडिबल का फ्रैक्चर, है ना, ऑर्बिटल फ्रैक्चर, उनमें क्या क्या क्लासिफिकेशन अवेलेबल हैं, कैसे कैसे मैनेज करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फेशियल नर्व का पाल्सी इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो प्लास्टिक सर्जरी इंपॉर्टेंट है वो है कंजेनाइटल प्लास्टिक सर्जरी, जिसके अंदर क्लेफ्ट, नॉट जस्ट क्लेफ्ट पैलेट एंड लिप, क्लेफ्ट जितने भी तरह के टेजियस क्लेफ्ट रहते हैं फेस के अंदर, तो वो सब आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर पे क्या है। एक टेबल है, इट विल बी लाइक टेकिंग अराउंड 20-30 मिनट्स जस्ट टू पूरा रट लो उसको अच्छे से कि क्लेफ्ट नंबर 13 क्या है ऐसा, ठीक है। इसके अलावा क्रेनियो सुनो, और इसके क्लेफ्ट के क्लासिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लेफ्ट के क्लासिफिकेशन। आप और कुछ पढ़े ना पढ़े, क्लेफ्ट के क्लासिफिकेशंस और नेम्ड सर्जरी, किस नाम से सर्जरी है और उसकी ब्लड सप्लाई, बस इतना पढ़ेंगे तो इट शुड बी इनफ।
उसके अलावा फिर कंजेनिटल प्लास्टिक सर्जरी में आता है क्रेनियोसिनोस्टोसिस, जिसमें स्कल के शेप के बारे में है, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या क्या सिंड्रोम्स हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, बस। इसके अलावा कंजेनाइटल प्लास्टिक सर्जरी में कंजेनाइटल हैंड सर्जरी, पॉलीसिंडेक्टली, इस तरह के जितने भी एब्सेंट थंब, पॉलीडेक्टली, इनमें कौन कौन से क्लासिफिकेशंस अवेलेबल हैं आपको एटलीस्ट उनके नाम पता होना चाहिए। उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी में नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए वो है हैंड सर्जरी। ऑफ कोर्स अपन पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, अराउंड 27 to 28 चैप्टर तो ग्रैब एंड स्मिथ में सिर्फ हैंड सर्जरी के हैं, तो अपने को और कुछ हो ना हो कम से कम एनाटमी, यू शुड बी वेरी वेरी थॉरो विद द एनाटमी ऑफ द हैंड, डिटेल एनाटमी। आप कहीं से भी पढ़िए, मैंने पढ़ा था शॉर्ट्स में एक चैप्टर हैंड सर्जरी का, उसमें हैंड सर्जरी का एनाटमी में अराउंड 3-4 पेज का दिया हुआ है, मैंने वहाँ से पढ़ लिया था। दैट शुड बी इनफ फॉर यू एज वेल। इसके अलावा हैंड के कुछ इन्फेक्शंस है ना, और आई वुड रिकमेंड यू, यूट्यूब पे जी के हैंड सर्जरी के वीडियोज़ हैं, जी के हैंड सर्जरी, आप वो वीडियोज़ कोशिश करें कि पूरा देख लें। वैसे काफ़ी ज़्यादा हैं, बट एटलीस्ट खाना खाते वक्त, लंच करते वक्त, डिनर करते वक्त थोड़ा बहुत इधर उधर जब भी आप बोर हों तो ये जी के हैंड सर्जरी के वीडियोज़ देख लें। आई थिंक दैट शुड बी इनफ। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिकन्स्ट्रक्शन में, प्लास्टिक सर्जरी में लेग का रिकन्स्ट्रक्शन, अपर 1/3 लेग, मिडिल 1/3 लेग, लोअर 1/3 लेग। तो उसमें कौन कौन से फ्लैप्स अवेलेबल हैं फॉर पर्टिकुलर टेरिटरी, उस फ्लैप की ब्लड सप्लाई क्या है, और उसके बाद एंकल और फुट रिकन्स्ट्रक्शन, कौन कौन से फ्लैप अवेलेबल हैं, उनकी ब्लड सप्लाई क्या है, ये सब ग्रैब एंड स्मिथ में टेबल्स बनी हुई हैं, यू जस्ट रीड दोज टेबल्स, ठीक है। और उसके बाद पेरिनियल रिकन्स्ट्रक्शन, कौन कौन से फ्लैप्स अवेलेबल हैं और उनकी ब्लड सप्लाई क्या है। जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी, फॉर सम रीज़न 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं एम्स में। उसके बाद जो प्लास्टिक सर्जरी में इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है कॉस्मेटिक सर्जरी, उसमें से राइनोप्लास्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ना बहुत मुश्किल है, नेज़ल एनाटमी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और इसके बाद राइनोप्लास्टिक जितने भी कॉस्मेटिक यूनिट्स हैं, नाक के अंदर 9 तरह की कॉस्मेटिक यूनिट रहती हैं, तो वो सब पता होना चाहिए आपको, है ना। और एक थीम पता होना चाहिए कि भाई राइनोप्लास्टी में सर्जरी में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ईयर रिकन्स्ट्रक्शन, कौन कौन से नेम्ड सर्जरी हैं और उसमें क्या करते हैं, दैट्स इट। लिप रिकन्स्ट्रक्शन, कौन कौन सी सर्जरी अवेलेबल है अपर लिप के लिए, लोअर लिप के लिए, 1/3 लिप लॉस है तो क्या सर्जरी है, हाफ लिप लॉस है तो क्या सर्जरी है, कंप्लीट लिप लॉस है तो क्या सर्जरी के नाम क्या हैं, और कोई पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई है तो वो क्या है, ठीक है। इसके अलावा कॉस्मेटिक सर्जरी में बोटॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर सम रीजन वो लोग काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं, हर बार 1-2 क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। इसके अलावा मिसलेनियस के अंदर जैसे लाइपोसक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आपको मिस नहीं करने हैं, क्योंकि अपने पास लेट से 20 दिन है, तो आप इन सब से ज़रूर पढ़ना है आपको ये सब। तो अगर मैं आपको इसको समराइज़ करूँ तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जनरल सर्जरी को आप अराउंड 20 to 25% टाइम अपनी प्रिपरेशन का दीजिए, 2 से 3 घंटे एवरी डे। और प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आप अराउंड 80% टाइम डेडिकेट कीजिए एवरी डे, और एक दिन आप डेडिकेट कीजिए स्टैटिस्टिक्स के लिए और एनेस्थीसिया के लिए। इस 20 to 25% टाइम में इट शुड इंक्लूड एटलीस्ट 1000 MCQ, नो मैटर विच सोर्स, बट 1000 MCQ आप कर लें। और इस प्लास्टिक सर्जरी के टाइम में 80% टाइम में आई वॉन्ट यू टू डू अग्रवाल का MCQ बुक, इसमें अराउंड 1000 MCQ हैं अग्रवाल का MCQ बुक। इसके अलावा ग्रैब एंड स्मिथ में आप हर चैप्टर के जो बिगिनिंग में बुलेट पॉइंट दिए हुए हैं वो, हर चैप्टर के जो एंड में MCQ दिए हुए हैं 3 से 5 वो, और जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें रिकन्स्ट्रक्शन में जो ऑप्शंस के लिए दिए हुए हैं टेबल्स, फ्लैप रिकन्स्ट्रक्शन में टेबल्स, उनमें फ्लैप्स का नाम और उनकी ब्लड सप्लाई, इतना पढ़ लेंगे तो आप आराम से 50 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, एंड यू विल क्वालिफाई फॉर दिस एग्ज़ाम। इसके अलावा आपको और कोई भी क्वेरी हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, टेलीग्राम पे अपना चैनल है INISS प्लास्टिक सर्जरी, जिसमें अपन इससे रिलेटेड और भी कोई तरह का डाउट है तो अपन क्लियर कर लेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल। आपको और क्वेरी किसी भी तरह की हो तो आप मुझे इस टेलीग्राम के लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।